So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन सारे चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे जो कि हमारी पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं वो सारे एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आगे आज यानी कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टाफिंग। इन दो चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है जो कि हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में आया हो, चाहे डीडीयू हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे आपका एलयू हो या चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी जो भी अगर बिजनेस स्टडी यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, इन दो चैप्टर से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट मस्ट अडॉप्ट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे चीनी भी बन रहा है, वहाँ दाल भी बन रही है, वहाँ चाय पत्ती भी बन रही है, वहाँ मसाला भी बन रहा है, तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए, या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। सो बेसिकली मैं बता दूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे आपका एक जैसा फंक्शन आपका एक कैटेगरी में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट एक तरफ रहेगा, आपका जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया वो आपका एक तरफ हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो हो गया वो एक तरफ हो गया, आपका जो ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका जो रॉ मटेरियल कोई खरीद रहा है तो वो एक डिपार्टमेंट एक तरफ हो गया। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपका अलग अलग किया गया है वो होता है आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शन के बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट बांटा गया है तो वो आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा। आपका डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर वो होगा जहाँ पे आपके तरह तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग डिविजनल में डिवाइड किया गया है तो वो होगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही कंपनी में तो वो कौन से स्ट्रक्चर में आएगा? वो आपका फंक्शनल में आएगा या डिविजनल में आएगा? तो उसका आंसर होगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर का पार्ट होगा? वो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट अडॉप्ट, यानी कि यूनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अनुकूल होना चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए यूनी प्रोडक्ट को? तो उसको अपनाना चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर को हिंदी में कार्यात्मक संरचना कहते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर को हिंदी में प्रभागीय संरचना कहते हैं, एंड इसका जो क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन है वो यूनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अनुकूल होना चाहिए। किसके अनुकूल होना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी रीड करूंगा, इंग्लिश में भी रीड करूंगा, जिसको जो लैंग्वेज में समझ आए वो उस लैंग्वेज में पहले आंसर करिए, मेरे क्वेश्चन को सुनिए, या तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा उसको देखिए, आपको आंसर अगर आ रहा है तो आप तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, या तो जब मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आप लोग फिर लिखिए। जो उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप लोग कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हो, एक एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले वो उसी सारे क्वेश्चन को देख के जाइए जो आपका गलत हो रहा था। क्योंकि जो आपका सही है वो आपका आज भी सही होगा, आपका कल भी सही होगा, आपका परसों भी सही होगा, लेकिन जो आपका गलत हो आप उसको नोट डाउन करिए, आप उसको पढ़िए, एंट्रेंस एग्जाम से पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर वो आंसर लग रहा है गलत है तो क्यों पूरा उस पर रिसर्च करिए ना आप, कि हाँ मैंने गलत बताया तो क्यों गलत बताया, उसका क्या क्या लॉजिक हो सकता है, क्या उसकी वजह से क्या आंसर हो सकता है, वो सारी चीज़ें करिए आप लोग, तभी आपको चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर फास्ट कम्युनिकेशन एंड टू गेट करेक्ट फीडबैक द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप लोग इसको एलिमिनेट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर फास्ट कम्युनिकेशन यानी कि तीव्र संचार और सही प्रतिष्ठि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संगठन उपयुक्त है। कौन सा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? जहाँ पे पूरे तरीके फॉर्मल वे से हो। अगर हमको आपसे कम्युनिकेट भी करना है तो हम आपको जीमेल लिखें, आपको प्रॉपर एक एक बॉडी टाइटल टैग पूरा लगा के आपको एक जीमेल लिखें, फिर उसके रिस्पॉन्स पे आप हमको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर जब आप जीमेल देखेंगे तब, अगर आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी आप जीमेल देखें
ठीक है, 2 घंटे बाद आप जीमेल देखिए, फिर 1 घंटे पे आप आधा घंटा लगा के उसको पूरा टाइप करिए, तब आप हमको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, हमको सेंड करिए। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें जो समय लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जो प्रोसेस हम चल रहा है वो काफ़ी धीरे होता जाएगा इसकी वजह से। तो हमको अगर चीज़ें जल्दी ज़्यादा कम्युनिकेट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेक्ट फीडबैक पाना है, तो कौन-सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सही या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल अगर हमको आपसे डायरेक्ट कुछ बात करनी है तो हम डायरेक्ट आपको फ़ोन मिलाएँ, हाय हेलो ये बात है, आप डायरेक्ट उसका आंसर हमको कर देंगे। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल कौन से ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें जल्दी कम्युनिकेट होती हैं और फास्ट करेक्ट फीडबैक मिलता है? तो इसका ऑब्वियस सा आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे चीज़ें जल्दी कम्युनिकेट होती हैं और हम लोग करेक्ट फीडबैक भी पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्लान ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडॉप्ट। तो विस्तार और विविधीकरण की योजना रखने वाले संगठन को अनुकूल होना चाहिए। किसके अनुकूल होना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अनुकूल होना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर के अनुकूल होना चाहिए, या दोनों के अनुकूल होना चाहिए, या किसी के नहीं होना चाहिए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, जैसे सेल्स फंक्शन है, आपका डिपार्टमेंट फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, उसके हिसाब से। वो डिविजनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग हो। तो क्या है क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्लान ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडॉप्ट। तो कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए? जो विस्तार के और विविधीकरण की योजना रखने वाले संगठनों के लिए क्या अनुकूल होता है? तो डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर ग्रोथ करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उन्होंने सोचा कि हमने ये प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होगा? उनके लिए जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो उनके लिए लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि स्पैम ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की अवधि को संदर्भित करता है। क्या करता है? एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, एक प्रबंधन की जिम्मेदारियों का क्षेत्र, मैनेजर अकाउंटेबिलिटी, प्रबंधक जवाबदेही, या नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन मैनेजर, यानी कि अधीन संघों की संख्या जिन्हें एक प्रबंधक द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, या नन ऑफ द अबव। तो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि एक सबऑर्डिनेट के नीचे, सॉरी, एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप लोग किसी भी कोचिंग का अगर वो देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पे लिखा रहता है 1:30 या 1:40। तो ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट हैं, एक टीचर पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं वहाँ पे। तो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली वही चीज़ है, जैसे कि 1:30 या 1:10 या 1:11, जो भी आपका रेशियो हो, वो दिखाता है कि एक मैनेजर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर है? नहीं है। एरिया, सॉरी, मैनेजर अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। मैनेजर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन मैनेजर, तो हाँ, इसका आंसर ये होगा मैनेजर, यानी कि अधीन संधियों की संख्या जिन्हें एक प्रबंधक द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, वो होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन्ड, यानी कि इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन देन ही मस्ट यूज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कौन सा यूज करेगा? डेलीगेशन यूज करेगा, यानी कि प्रतिनिधि मंडल, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और एक ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द अबव है। यानी कि यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ है, यानी कोई अगर मैनेजर है उस पर अत्यधिक बोझ है, तो उसे निम्नलिखित अवधारण का उपयोग करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की अवधि, या नन ऑफ द अबव। तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिफरेंस है, मैंने आपको जो थ्योरी क्लास ली थी उसमें बता दिया था कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है। मैंने ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, आपको मैंने छोटे में बता देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स के बीच होता है, जैसे, सॉरी एक सेकेंड, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता है मैनेजर्स के बीच। यहाँ पे मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, इसको कोई काम करना है, हाँ, इसको कोई काम करना है, तो ये क्या करेगा? एक आदमी को बुलाएगा, उसको एक पावर दे देगा, ठीक है, उसको उसने पावर दी, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इस आदमी को काम कहा कि आप 100 यूनिट प्रोडक्ट हमारे लिए बनाइए। अब ये 100 यूनिट तो अकेले नहीं बनाएगा, ये भी कुछ आदमियों को लेकर आया, एक इसको लेकर आया, एक इसको लेकर आया, एक इसको लेकर आया, ठीक है। तो अब ये इन आदमियों से काम कराएगा, कहेगा आप मेरे लिए 100 प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, ये आपका हुआ डेलीगेशन। क्या हुआ? ये आपका डेलीगेशन हुआ, ठीक है।
और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, ये जो इसको पावर दे रहा है वो होता है, ये हुआ आपका डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और ये जो आपका हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। तो इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन देन ही मस्ट यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा वो, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। क्या सा यूज करेगा, डेलीगेशन का यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल लीड्स टू, यानी कि हम हर एक लेवल पे एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बांटे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फास्ट डिवीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, फास्ट डिसीजन कैन बी टेकन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, किस अवधारण का प्रयोग कर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, डेलीगेशन, सॉरी सॉरी सो डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। यानी डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण या नन ऑफ द अबव। तो फास्ट डिसीजन किसका उपयोग करके हम लोग ले सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करके हम लोग फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। किसका यूज़ करके ले सकते हैं फास्ट डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन, यानी कि अनौपचारिक संगठन पर निर्भर है। अनौपचारिक संगठन किस पे निर्भर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर है, डेलीगेशन पे निर्भर है, डिसेंट्रलाइजेशन पे निर्भर है या नन ऑफ द अबव पे। यानी कि अनौपचारिक संगठन निर्भर करता है, किस पे करता है, औपचारिक संगठन पे करता है, प्रतिनिधि मंडल पे करता है, विकेंद्रीकरण पे करता है या किसी पे नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो विच ऑर्गेनाइजेशन गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है, कौन सी संस्था अपने आप बन जाती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों या कोई भी नहीं, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, दोनों या कोई भी नहीं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी संस्था है जो अपने आप बन जाती है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप बन जाती है। कौन सी संस्था अपने आप बन जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप बन जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द मैनेजीरियल फंक्शन विच इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज कॉल्ड। सो उत्तरदायित्व और प्राधिकार के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रबंधकीय कार्य है, प्लानिंग है और स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो किसके बीच में संबंध स्थापित करता है, बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, कौन सा है वो ऑर्गेनाइजिंग है, यानी कि आयोजन। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन डेलीगेशन वी हैव शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन, डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल में हमारे बीच अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा होता है, टू लेवल, मल्टीपल लेवल, डिपार्टमेंट वाइज या नन ऑफ द अबव। यानी कि प्रतिनिधि मंडल में हमारे बीच अधिकार और जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है, दो स्तर पे होता है, दो स्तर या उससे ज़्यादा होता है, या विभाग स्तर पे होता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है टू लेवल, यानी कि दो लेवल पे, दो स्तर के उस पे हमारा जो पावर शेयरिंग है, जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है वो हमारे दो स्तर के लेवल पे होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी मैटर, निम्न में से कौन सा नीतिगम मामला है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि निम्न में से कौन सा नीतिगत मामला है, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधि मंडल, औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन। सो इसका जो आंसर है वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारा क्या है, पॉलिसी मैटर को लेके, ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी मैटर। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारा पॉलिसी मैटर है। क्या है पॉलिसी मैटर, कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण।
आपको मैं इस सेशन के बाद जो ये पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन छूट रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। आंसर इस पीडीएफ के नीचे आंसर भी मेंशन है, वो सारे आप आंसर मैच कर लीजिए, ताकि आपको जब इंट्रेंस एग्जाम हो तो पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, आपको वही वही पॉइंट देखना, रिवाइज करना अगर आपको हो तो वो पॉइंट आप देख सकते हैं जो आपको गलत लग रहा है, जो आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस पर वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटीन एक्टिविटी, कौन सा जो है नियमित कार्य है, कौन निम्न में से कौन सा नियमित कार्य है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन यानी कि हमारा जो है प्रतिनिधि मंडल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औपचारिक संगठन, या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनौपचारिक संगठन। तो कौन सा हमारा जो है वो नियमित कार्य है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन जो है वो हमारा नियमित कार्य है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लेट्स टू, रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की ओर जाता है, स्पेशलाइजेशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड अडॉप्टिंग टू चेंज। सो इसका क्या आंसर होगा, यानी कि रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की ओर जाता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू, रिपोर्टिंग सिस्टम अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी होता है, या क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप यानी कि कामकाजी संबंधों में स्पष्टता, या अडॉप्टिंग टू चेंज। इस सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। मैं आपसे एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, ताकि जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में समझ जाए, और जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में समझ जाए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सो कामकाजी संबंधों में स्पष्टता यानी कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लीड्स टू द क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो इम्पार्टिंग स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इज कॉल्ड, यानी किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना क्या कहलाता है। अगर किसी को कोई काम करना है, उसको हम कोई स्किल सिखा रहे हैं, तो अगर कोई काम अगर कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, रिक्रूटमेंट कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे, या ट्रेनिंग कहेंगे। तो उसको किस चीज़ कहा जाता है, प्रशिक्षण, विकास, भर्ती या चयन। तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रेनिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रेनिंग कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो एनालाइजिंग एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज नोन एज, बाहर निकलने वाले, सॉरी एग्जिस्टिंग यानी कि काम कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में मिस टाइप हो गया है। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जितने आदमी अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फोर्स एनालिसिस कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, या वर्कलोड एनालिसिस कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फोर्स एनालिसिस, यानी कि जितने भी आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं उनका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हाँ वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो उसका जो एनालिसिस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआर मैनेजमेंट इज फॉर, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध के लिए है, किसके लिए है, एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के लिए है, या किसी के लिए नहीं है। छोटा संगठन, बड़ा संगठन, मानव संसाधन प्रबंधन किसके लिए है, बड़े संगठन के लिए है, छोटे संगठन के लिए है, दोनों के लिए है, या किसी के लिए नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बड़ा संसाधन, यानी कि बड़ा संगठन। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, किसके लिए है, बड़े संगठन के लिए है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो स्टाफिंग इज फॉर, स्टाफिंग किसके लिए है, इस बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, बोथ ए एंड बी के लिए है, या नन के लिए है, या किसी के लिए नहीं, मतलब दोनों में से किसी के लिए नहीं है। सो स्टाफिंग बेसिकली किसके लिए है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली स्टाफिंग जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, स्टाफिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
सो इफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर, यानी कि कुशल कर्मचारी संगठन को जिताने में मदद करते हैं। कॉम्पिटिटर, मैनेजर, सोसाइटी, सुपीरियर, किससे जिताने के लिए? एक इफिशिएंट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ से जिताने के लिए जो उसके कर्मचारी हैं वो मदद करते हैं, जो उसके एफिशिएंट स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन को किससे जिताने में मदद करते हैं? मैनेजर से जिताने में मदद करते हैं? नहीं। सोसाइटी से जिताने में मदद करते हैं? नहीं करते हैं। सुपीरियर से जिताने में मदद करते हैं? नहीं करते हैं। मैनेजर से जिताने में नहीं करते हैं, तो किससे जिताने में करते हैं? कॉम्पिटिटर से मदद करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के काम करने वाले लोग, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोको कोला और थम्स अप कंपनी अलग अलग है, ठीक है। वहाँ पे कर्मचारी जो कोको कोला कंपनी है उसके कर्मचारी जो है वो इफिशियंट है, वो अपने काम को लगन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जो थम्स अप कंपनी है वहाँ के लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो जो ईमानदारी से काम कोको कोला कंपनी के लोग कर रहे हैं, तो अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किससे जिताने के लिए काम कर रहे हैं? जो उसका कॉम्पिटिटर है। उसका कॉम्पिटिटर कौन है? जो थम्स अप है या जो अदर कंपनी है, पेप्सी है, कोई भी कंपनी है, तो उससे जिताने के लिए जो उसके कर्मचारी हैं वो अच्छे से अपनी पूरी लगन से काम कर रहे हैं, ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो संस्था है वो आगे निकल सके, आगे अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सके। उनकी संस्था आगे निकलेगी, इससे उनको भी फायदा होगा, उनका जो सैलरी वेजेस है वो बढ़ेगा, उनको मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर वो अच्छे से काम करते हैं तो वो अपने लिए भी पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। सोसाइटी के लिए अच्छा काम कैसे कर रहे हैं? वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सोसाइटी को बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है, बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है तो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं ना। तो वो जो अच्छा अगर कोई काम कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? इफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर, यानी कि इफिशिएंट स्टाफ अगर काम कर रहा है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किससे जीत दिलाने के लिए काम करता है? मैनेजर से जीत दिलाने के लिए काम करता है? नहीं। सोसाइटी से जीत दिलाने के लिए काम करता है? नहीं। सुपीरियर से जीत दिलाने के लिए काम करता है, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों से जीत दिलाने के लिए काम करता है? नहीं। समाज से जीत दिलाने के लिए काम करता है? नहीं। प्रबंधकों से जीत दिलाने के लिए काम करता है? नहीं। तो किससे जीत दिलाने के लिए वो काम कर रहा है? जो उसका एक एफिशिएंट स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किससे जीत दिलाने के लिए काम कर रहा है? तो वो कॉम्पिटिटर से जीत दिलाने के लिए काम कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। किससे जीत दिलाने के लिए काम कर रहा है? और कॉम्पिटिटर, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, उनसे जीत दिलाने के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, यानी कि 21 पे। पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस टू द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द पीस ऑफ वर्क, यानी कि कर्मचारियों को जो सैलरी दी जा रही है, जो उनको तनख्वाह दी जा रही है, जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो किसके बेसिस पे दिए जा रहे हैं? यानी कि कर्मचारियों को पीस वर्क के अनुसार वेतन मजदूरी का भुगतान किसके बेसिस पे दिया जा रहा है? समय आधारित योजना, यानी कि टाइम बेस्ड प्लान, परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान, यानी कि प्रदर्शन पर आधारित योजना, इनसर्टेन बेस्ड प्लान, अनिश्चित आधारित योजना, या कंपनसेशन या मुआवजा, मुआवजा की तरफ उनको सैलरी दी जाए, या उनकी सर्टेन बेस्ड प्लान, या उनके परफॉर्मेंस के, जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया या जो प्रदर्शन किया अपने सेल, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई सेल कर रहा है, तो उसको सैलरी या वेजेस कैसे दिया जाए? अगर कोई आदमी, मान लीजिए अगर सेल्स मैनेजर ही मान लीजिए कोई 10 यूनिट बेच के आ रहा है, तो उसको भी 10-100 रुपये इनाम, उसकी जो सैलरी दी जा रही है। कोई 1000 यूनिट बेच के आ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी 100 रुपये सैलरी दी जा रही है। तो ऐसे नहीं ना हो सकता। जो अधिक काम कर रहा है तो उसको बेसिक सी बात है कि उसको थोड़ा और पे चाहिए, उसको थोड़ी और उसको वेजेस मिले, उसको कंपनसेशन मिले, सॉरी जो उसका इंसेंटिव है वो मिले। तो जो काम कर रहा है, जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो ये कौन सा रूल है? कौन सा परफॉर्मेंस के बेस पे पैसा दिया जाता है? उसको, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान पे पैसा देना चाहिए। किस पे देना चाहिए? परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान पे। जैसा जो काम करेगा उसको वैसी सैलरी मिलेगी। अगर कोई 3 यूनिट ही सामान बेचकर आ रहा है, उसको भी उतनी ही सैलरी दी जाए जितना कोई 1000 यूनिट सामान बेचकर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। जो 1000 यूनिट बेच कर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट होगा और वो भी आने वाले समय में काम नहीं अच्छा कर पाएगा। लेकिन जो 3 यूनिट बेच के कम सैलरी पा रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट होगा। कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि हाँ नहीं, वो अगर इतना पैसा पा सकता है तो मैं भी पा सकता हूँ। मैं भी अगर और आगे काम करूँ और आगे अच्छे मन लगन से काम करूँ तो मैं भी उतनी सैलरी पा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, नो फ्रेश आइडिया विल कम अंडर, यानी कि नो फ्रेश आइडिया, कोई नया विचार अंदर नहीं आएगा। ये बेसिकली आपका स्टाफिंग चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। सो स्टाफिंग, इंटरनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट। इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही अलग अलग, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक
कंपनी है कोको कोला ही मान लीजिए, कोको कोला का एग्जांपल लेके चलता हूँ। कोको कोला एक कंपनी है, वहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई पैकेजिंग में काम कर रहा है, कोई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में काम कर रहा है। तो अगर कहीं आदमी कम पड़ रहे हैं तो एक आदमी गया सेल्स वाले से उठा के, सेल्स डिपार्टमेंट से या फिर फैक्ट्री डिपार्टमेंट से उठा कर लेते आया, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में उठा के लेते आया। तो डिपार्टमेंट में जब उठा कर लेकर आया उसकी जॉब पूरी करने के लिए, मतलब वहाँ पे मान लीजिए जो सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे कम लोग हैं, तो वो गया जहाँ पे प्रोड्यूसिंग यूनिट थे, वहाँ से एक आदमी को उठा के लेके आए हैं कि नहीं आप अब यहाँ पे काम करेंगे, आज से आप यहाँ काम करेंगे। तो इससे कोई नया आइडिया अंदर आया, नया आइडिया उस कंपनी में आया, कोई नई सोच आई, नहीं आई, क्योंकि जो आदमी यहाँ काम कर रहा था वो यहीं काम करेगा। अगर बाहर से कोई आदमी वहाँ पे काम करने जाता उस डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं एक नया आइडिया लेके जाता, एक नई सोच लेकर जाता, एक नया एक उत्साह लेकर जाता कि नहीं इस आइडिया में ऐसे ऐसे किया जा सकता है, तो ऐसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब अंदर से ही रिक्वायरमेंट हो जाता है, भर्ती पूरी कर ली जाती है, तो उसमें नया आइडिया नहीं आता है। तो कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट में नया आइडिया नहीं आता है? इंटरनल में नहीं आता है ना। तो मैंने आपको बताया जब इंटरनल रिक्वायरमेंट होगा यानी कि आंतरिक भर्ती जब होगी तो कोई नया आइडिया नहीं आएगा। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट यानी कि जब कोई बाहर से भर्ती ली जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, नया बाहर से आदमी जा रहा है तो बाहर से कोई आइडिया लेकर जाएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, इसी तरह इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो कौन से में नया आइडिया नहीं आता है? इंटरनल रिक्वायरमेंट जो रहता है उसमें नया आइडिया नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रोफेशन इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू कॉरपोरेट सेक्टर फॉर डूइंग, यानी कि एक कॉलेज से बच्चों को भेजा जाता है कि आप जाइए एक कॉलेज में या फिर कहीं एक कंपनी में काम करिए। तो इसको क्या कहा जाता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी कि शागिर्दी परीक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण, इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रवेश ट्रेनिंग, और इसका वेस्टिब्यूल स्कूल। तो कौन से में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को भेजते हैं कंपनियों में कि आप जाइए काम करिए, देखिए वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर्नशिप कहते हैं। बेसिकली इंटर्नशिप ये होता है जहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए ही उनको एक कंपनी में भेज बेसिकली बच्चे जाते हैं उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे वहाँ पे काम करते हैं और सैलरी अपनी पाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंटर्नशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर्नशिप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर जॉब कैन क्लैरिफाई हिज क्यूरी ड्यूरिंग, यानी कि जिन उम्मीदवार ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, जिन उम्मीदवार ने नौकरी के लिए आवेदन किया है वह उस दौरान अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर सकते हैं। किसके दौरान स्पष्ट कर सकते हैं? टेस्ट के दौरान स्पष्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट कर सकते हैं, रोजगार और मेडिकल एग्जामिनेशन के फेज में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या सिलेक्शन डिसीजन के उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं? वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है उस फेज में अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज इकोनॉमिकल, तो कौन सा मेथड जो है वो इकोनॉमिकल होता है रिक्रूटमेंट का? तो इंटरनल मेथड जो है, आंतरिक जो मेथड है रिक्रूटमेंट का वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। डुप्लीकेट मॉडल इज प्रिपेयर्ड इन, यानी कि कौन से चीज़ में डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए? तो इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं, वेस्टिब्यूल स्कूल नहीं, और सॉरी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होता है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी नहीं होता है, इंटर्नशिप भी नहीं होगा। तो इसका जो करंट है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल बेसिकली ये है जहाँ पे एक मॉडल बना दिया जाता है, बच्चे वहाँ जाते हैं, उस मॉडल मशीन पे काम करते हैं और सीखते हैं कि इस पर कैसे काम करना चाहिए, इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है? रिक्रूटमेंट भर्ती, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, सिलेक्शन प्रशिक्षण चयन, या नन ऑफ द अबव। तो सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन कैंडिडेट द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड, यानी कि उम्मीदवार में नई नौकरी सीखने की क्षमता को पता लगाने के लिए निम्नलिखित परीक्षा का आयोजित किया जाता है। किसका आयोजित किया जाता है? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो कौन से टेस्ट का यूज़ किया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एनालाइजिंग अ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, सो संगठन में काम करने
के लिए आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या का विश्लेषण करने के रूप में जाना जाता है। वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, यानी कि कार्यभार विश्लेषण, कार्यबल विश्लेषण, भर्ती या चयन। तो क्या कहा जाता है इसको हम लोग कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं एनालाइजिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्कलोड एनालिसिस। ओके, ठीक है। Visit by senior manager to various professional college in search for prospective candidate is known as। So एक संभावित उम्मीदवार की तलाश में एक वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा विभिन्न कॉलेजों में जाया जाता है। एक कॉलेज, मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, वो डिफरेंट कॉलेज में घूम रहा है अपने यहाँ एक सूटेबल कैंडिडेट को पाने के लिए, सूटेबल आदमी को अपने जॉब पे रखने के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर आदमी को तो हम लोग बाहर से ला रहे हैं। रिकमेंडेड फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं, रिकमेंडेड होता तो हम लोग डायरेक्ट उस आदमी के पास जाते, ना कि उसको खोजते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली ये होता है कि हम अपना एम्प्लॉय दे रहे हैं तो आप उसके रिटर्न अपना एम्प्लॉय दीजिए, तो ये तो होगा नहीं। तो कैंपस रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे एक आदमी अलग अलग कॉलेज में जा रहा है वहाँ से अपने बेटर कैंडिडेट को लाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। आगे बढ़ते हैं। Accountability can be delegated by using the process of delegation। Accountability can be delegated by the using of process delegation, यानी कि प्रतिनिधि मंडल की प्रक्रिया का उपयोग करके जवाबदेही का प्रत्योजित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू, मैंने आपको एक एक उसमें भी बताया था कि हाँ, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। एज एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज अ स्ट्रक्चर इज गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि संगठन कार्य के अंतिम परिणाम के रूप में एक संरचना स्वयं निर्मित हो जाती है। तो हो जाती है, यस, ट्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35, क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि स्पैम ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ मैनेजर, यानी कि प्रबंधन की अवधि एक प्रबंधक के उत्तरदायित्व क्षेत्र की परिभाषित करती है, नहीं करती है। स्पैम ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनल रिक्वायरमेंट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि इंटरनल रिक्वायरमेंट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, आंतरिक भर्ती जो है वो कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। तो बेसिक करती है, यस करती है। जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करने का काम करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है ऑपरेशनल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण का संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो यस, ट्रू, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सो फ्रेशली अपॉइंटेड पीपल नीड ओरिएंटेशन, नए युक्त लोगों का उन्मुखीकरण की ज़रूरत है। ओरिएंटेशन बेसिकली ये होता है कि जो वहाँ पे अभी मान लीजिए आप किसी कंपनी में नए काम करने गए, तो वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ आपका मिलना जुलना ही ओरिएंटेशन कहलाता है। तो अगर आप कहीं नए काम करने गए तो आपको पुराने लोगों जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं उनसे मिलना ज़रूरी है, उनसे बातचीत करना, उनसे ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है, ट्रू होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग जो है वो किस सबके लिए ज़रूरी है? जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो नए जा रहे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो यस, ट्रू है। ट्रेड टेस्ट हेल्प टू रेस्ट द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल इन फ्यूचर, यानी कि ट्रेड टेस्ट भविष्य में कौशल हासिल करने की क्षमता का परीक्षण करने में मदद करता है या नहीं करता है? तो ये नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका चैप्टर नंबर 6 तक जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता था वो मैंने करा दिया है। आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस पीडीएफ से देख लीजिए, समझ लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए।